हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो डाउट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे बेटा 31 का और वाला पूछ रहा है ना। ओके, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। तो एक लड़की एक डाई फेंकती है। इफ शी गेट इफ शी गेट्स वन और टू, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ टेल्स। तो देखो भाई, हो क्या रहा है कि एक लड़की जो है थ्रो करती है एक डाइस। चलो ठीक है ना। तो साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते चलो। तो यहाँ पे एक लड़की ने क्या थ्रो किया, डाइस थ्रो किया। अब डाइस थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है बेटा? टोटल 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। क्लियर? अब क्या कहना है इसका कि अगर ये लड़की जो है इफ शी गेट्स वन एंड टू, इफ शी गेट्स वन और टू, या तो वन मिलता है या टू मिलता है, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। तो भाई वन और टू मिलने के बाद में ये 3 बार टॉस करती है। चलो भाई साहब, अच्छी बात है। मतलब वन और टू मिलने के बाद इसने पहला टॉस किया, दूसरा टॉस किया और तीसरा टॉस किया। अगर टू भी आता है तो पहला टॉस किया, दूसरा टॉस किया और तीसरा टॉस किया। क्लियर? एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, और उसके बाद टेल्स के नंबर नोट करती है। इफ शी गेट 3 4 5 और 6, शी टॉस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर हेड और टेल। भाई यहाँ पर ये अगर वन और टू आता है तो है 3 टाइम टॉस करती है और नंबर ऑफ टेल्स को नोट करती है। ओके, अब 3 टाइम टॉस में नंबर ऑफ टेल्स हो सकते हैं कि तीनों बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार टेल आए, हो सकता है 1 बार टेल, या हो सकता है एक भी बार टेल ना आए। राइट? और अगर 3 4 5 6 आते हैं तो शी टॉसेस ए कॉइन ओनली वंस, तो केवल एक कॉइन को वंस उछाला जाता है। क्लियर? और वंस उछालने के बाद क्या नोट किया जाता है? एंड नोट्स वेदर इट इज हेड और टेल ऑफ 10, और देखती है कि हेड आया है या टेल आया है। क्लियर? हाँ। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, अब हो रहा क्वेश्चन शुरू। कह रहा है कि अगर उसको एग्जैक्टली वन टेल मिले, मतलब बेस में चला गया वन टेल। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसने 3 5 3 4 और 5 6 प्राप्त किया होगा पासे में। समझ गए? तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर उस लड़की को टेल मिल चुका है तो बताइए 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखा हमने कि एक्सपेरिमेंट में 3 4 5 6 आने के बाद में कुछ टेल मिल सकते हैं और कुछ हेड भी मिल सकते हैं, क्योंकि कॉइन को एक बार टॉस किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अगर टेल आ चुका है ना, मतलब इन पासों में एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे टेल आ चुका होगा, यहाँ पे टेल आ चुका होगा, यहाँ पे टेल आ चुका होगा। तो आपको बताना है कि यदि इनमें 3 4 5 6 में टेल आ चुका है इन पासे में, तो बताइए कि 3 4 5 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर हो गया? चलिए आइए इवेंट डिजाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग। हम्म, तो इवन मान लीजिए, हमारे पास में दो इवेंट आप मान लीजिए कि 3 4 5 6 का आना और E2 आ जाना, किसका? 1 और 2 का। क्लियर? क्योंकि टेल आने के दो केसेस बन सकते हैं, एक 3 4 5 6 के बाद में आना और दूसरा 1 2 के बाद में आना। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इवेंट ए को हमने मान लिया एग्जैक्टली वन टेल। क्लियर? हाँ, इवेंट ए दैट द गर्ल ऑब्टेन एग्जैक्टली वन टेल। अब सबसे पहले देखते हैं PE1।
तो PE1 यानी कि कितने आउटकम्स है? 4 आउटकम्स है। 4/6 इक्वल टू 2/3 एंड PE2 इज इक्वल्स टू 2 आउटकम्स है, 2/6 इक्वल टू 1/3, राइट। अब अगर 4 आउटकम आ चुके हैं तो उसके ऊपर 3 4 5 6 के ऊपर टेल आने के कितने केसेस हैं? 3 4 5 6 के ऊपर टेल आने के टोटल हाफ केसेस होंगे। क्यों होंगे हाफ केसेस, ये समझिए। देखिए 3 4 5 6 में आप हर केस में सिक्का उछाल रहे हो, ये सोनो। तो आपके पास टोटल आउटकम 2 2 4 2 6 और 2 8 है, ये सोनो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 3 4 5 6 के बाद में आप यदि सिक्का उछालोगे तो टोटल आउटकम आपके पास में 8 है, और जिसमें टेल आने के चांसेस कितने हैं? 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1/। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये क्या हुआ? ये हो गया कि पी इवन इवेंट के ऊपर टेल आ जाए। क्लियर हो गया? सो वन टेल की प्रोबेबिलिटी PE1 इक्वल टू 4/6, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर हो गया? यस। देन PE2 भी देख लिया। अब PA/E1 देख लिया। अब देखते हैं PA/E2। ओके, अब A/E2 में कह रहा है कि बताइए इवेंट दैट गर्ल थ्रू 1 and 2। आपको पता है कि 1 और 2 आने के बाद में कॉइन को कितने बार उछाला जाता था? 3 बार। कितने बार उछाला जाता था? 3 बार, राइट। यस। अब आप क्योंकि कॉइन को 3 बार उछालते थे, जैसा कि आपने 3 बार उछाला है, और 3 बार उछालने में टोटल आउटकम बनते हैं 8। कितने बनते हैं? 8। पता आपको ये? हम्म NS = 2 की पावर 3 = 8। ओके। अब इस NS8 में आपको एग्जैक्टली वन टेल की बात करनी है कि एक टेल। तो देखिए टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल और और हेड हेड टेल। बताइए इन 3 केसेस में आपको 3 आउटकम्स दिख रहे हैं, और इन्हीं में एक टेल आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो अपने पास में कितने बन गए बेटा आउटकम्स? 3/8। जो प्रोबेबिलिटी बन गई वो कितनी बन गई? 3/8। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है 3/8। ठीक है ना? ये क्या हो गया? P ऑफ A/E2। डन। अब इसके बाद बेस थ्योरम लगा दीजिए। आपको क्या चाहिए है? P अगर A हो चुका है, ठीक है ना, तो बताइए E1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3 4 5 और 6। ठीक है ना? तो 3 4 5 और 6 के लिए बात की गई यहाँ पे, तो जिसको हमने E1 माना है। तो फॉर्मूला बनेगा Pe1/A = PE1 सॉरी अपॉन डिवाइड बाई PE1 P A/E1 + PE2 A/E2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए जो फेवरेबल है, और ये वाला केस देखिए दोनों मैच हो रहा है। देन इसके बाद एड कर दीजिए और आपके पास में सोल्यूशन आ जाएगा 8/11। नोट करिए। तो बच्चों ये 8 कॉम्बिनेशन जो आपको मैंने बताया कि 2 की पावर 3 = 8, सिक्के फेंकने पर 3 बार उछालने पर 2 की पावर 3 = 8। तो ये 8 पेयर्स कितने कैसे बनते हैं इनको नोट कर लें आप लोग। ठीक है ना? ये आगे क्वेश्चन में काम में आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट डाउट देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। मतलब वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब ये r गिवन है, रेडियस r गिवन है, और आपको कहना है कि मैक्सिमम कंडीशन पर जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होता है। ठीक है ना? मतलब आपको एक तरीके से क्या प्रूफ करना है, आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू प्रूव टू प्रूव प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। सो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ
लार्जेस्ट कोन। तो लार्जेस्ट कोन कब लगेगा? जब आप वॉल्यूम पर मैक्सिमम की कंडीशन लगाएंगे तो उस पर मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना? हाँ, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और कह रहा है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट इज इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, मतलब 8/27 इंटू 4/3 πr³ ये आपको प्रूव करके लेके आना है, इस तरीके से लाना है। ओके, सो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि एक स्फीयर है। वी हैव गिवन अ स्फीयर विद रेडियस r, ठीक है, विद रेडियस कैपिटल R। सो बच्चों, हमारे पास एक स्फीयर r का रेडियस का एक स्फीयर है। ये लो जी, हमने एक स्फीयर बना दिया। वी हैव ए स्फीयर विद रेडियस r। क्लियर? अब क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक कोन बनाना है हमको, जिसका वॉल्यूम हमको मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए, हमने इसके अंदर कोन बना लिया। अब याद रखिएगा, इसकी ये कोन जो है, स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है बेटा, याद रखिएगा है। स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है, कोन अननोन रेडियस का है। तो ये देखिए, ये हमने इसके अंदर कोन बना दिया। कोन की रेडियस हमको पता नहीं है, मैं कोन की रेडियस मान लेता हूं x। ओके, क्लियर हो कि नहीं हुआ? हाँ, लेट एट एन इंस्टेंट, क्योंकि कोन वेरिएबल हो सकता है, घट बढ़ सकता है, क्योंकि एक वेरिएबल कोन है। ओके, सो लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी समय, रेडियस ऑफ कोन बी स्मॉल x, ठीक है। कोन की जो बेस रेडियस है आपने स्मॉल x मान लिया है। अब देखिए जरा, यहां से लेके इधर तक कोन की हाइट, ये भी वेरिएबल होगी। ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन बी HEIGST, हाइट ऑफ कोन बी स्मॉल h, ठीक है बेटा। अब देखिए, यदि यहां से यहां तक तो भाई साहब रेडियस ही है कि नहीं है? मतलब यहां से यहां तक एक नई वाली लेंथ इंट्रोड्यूस कर देता हूं अब मैं, इसको मैं y ले लेता हूं। क्लियर? क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है भाई, सेंटर तक तो r है, ये चलेगा, मगर उसके नीचे क्या है ये मेरे को पता नहीं है। राइट? ओके, हाइट ऑफ द कोन बी h such that h इक्वल टू r प्लस वाई। क्लियर है? ओके, डन। अब देखो जरा बेटा, यदि आप यहां से इसको मिला देते हो, ये सेंटर है, और यदि यहां से आप इसको मिला देते हो बेटा, तो ये भी क्या है? रेडियस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस ट्रायंगल का नाम ले लो ओ, ले लो इसका, इसका नाम ले लो पी, और इसका नाम ले लो क्यू, और राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्लियर? क्या हो जाएगा? r² इक्वल टू x² प्लस y²। ओके, r² इक्वल टू x² प्लस y², यहाँ पे वैल्यू रख दो, और यहाँ पे आप जो है x² की वैल्यू निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू r² माइनस y²। क्लियर? हाँ, यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली x² की। वही हो सकता है हमको शायद y² की लगे, तो हम वो भी देखने के लिए तैयार हैं। अब चलिए, अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम, क्योंकि सारी चीजें निकल चुकी हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालते हैं। क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, अब इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, तो अभी ये वेरिएबल कोन है, तो v इज इक्वल्स टू, क्या होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 1/3 πr² h होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो r की जगह यहाँ पे बेस रेडियस x है, तो πx², और ये कितना हो जाएगा? h। क्लियर है? ये देखिए, बेस रेडियस यहाँ पे x है, तो πx² और h। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई
देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एच की वैल्यू हमारे पास जो है टोटल हाइट जो है वो आर प्लस वाई है, ठीक है ना, आर प्लस वाई, हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू आर प्लस वाई, आर प्लस वाई। देखिए इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, ठीक ना, और रूट से बच के जितना चलो उतना अच्छा, क्योंकि रूट आपको दिक्कत करेगा। क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा आपका जो वॉल्यूम है ये y के टर्म्स में है, तो यहाँ से इसको भी y कर लो, मतलब वेरिएबल y के टर्म्स में है, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है। क्लियर ना? केवल वेरिएबल क्या है आपके पास में, y है। ओके, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और डिफरेंशिएशन के लिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएशन के लिए आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, तो इसे नंबर 2 दे दो, शायद काम में आ जाए कहीं पर। यस, 1/3 पायर स्क्वायर से। नाउ v डैश y, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों, v डैश y यानी कि dy ऑफ 1/3 पाई यानी कि पाई/3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आर प्लस वाई। क्लियर बेटा? क्योंकि y वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, पाई/3 बच्चों बाहर आ जाएगा, केवल dy अंदर जाएगा, तो दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एग्री गाइस? यस, so let's solve this. So this is equals to pi/3, here it is equals to r square minus y square। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, r का हो गया 0 और y का हो गया 1 प्लस r प्लस वाई, बेटा आर स्क्वायर का 0 हो गया और इसका हो गया, यहाँ y करना था बच्चों, यहाँ हो गया 2y। क्लियर बेटा? क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म, तो अब यहाँ से पाई/3 ब्रैकेट में देखिए आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आर प्लस वाई माइनस 2y, तो यदि मैं -2y ही बचेगा और इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया -2RY और माइनस का 2y स्क्वायर। क्लियर बच्चों? सो पाई/3 बाहर है, इधर पे आर स्क्वायर -2RY माइनस 3y स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास में आ गया v डैश y। ठीक, अब यदि हमको इसको जीरोस निकालने इसके इसे आप यहाँ पे नंबर 2 तो दे चुका हूँ आई थिंक, इसको नंबर 3 दे दो। ओके, हाँ, अब क्योंकि सिंगल फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, आगे हमारी मदद करेगा। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएटिंग अगेन। अब आप कहोगे सर ये क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो है ये हमारी आगे मदद करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जब हम टेस्ट लगाएंगे, है ना बच्चों। सो देखो, तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्लियर, और -2RY का -2R और y का 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, और -6y। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्लियर दिख रहा है कि निगेटिव आ रहा है, मतलब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ही मिलेगी, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है। सो -पाई/3 अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा 2R प्लस 6y। क्लियर? तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ये है v डबल डैश y। ओके, चलिए अब देखते हैं v डैश y इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। आप जानते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पर मिलता है, जहां पर एफ डैश एक्स या तो जीरो के इक्वल हो। क्लियर? एफ डैश एक्स हाईएस्ट पॉइंट पे या लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जीरो, तो वहीं पर मैक्सिमम मैक्सिमा में मिलता है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो आपका डिफरेंशिएशन है वी डैश वाई शुड बी कंपेरेबल विद जीरो। सो वॉल्यूम के मैक्सिमम होने के लिए वॉल्यूम का फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल होना चाहिए, दैट इज पाई/3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर, कहाँ गया भाई साहब, ये है आर स्क्वायर -2RY माइनस 3y स्क्वायर, आर स्क्वायर -2RY
-3y² इक्वल टू 0। क्लियर? ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए π/3 तो 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? r² - 2ry - 3y² इक्वल टू 0। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने पर 3r² y² आना चाहिए और सम करने पर -2। मतलब कुल मिला के ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करने पर -3 आए और सम करने पर -2। तो माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो इसको आप लिख सकते हो -3ry और प्लस का ry और -3y² इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से r कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा r - 3y और यहाँ से y कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा r - 3y इक्वल टू कितना? 0। ठीक है ना? अब r - 3y को कॉमन ले लें, r - 3y एंड r + y इक्वल टू 0। क्लियर? सो यहाँ से r इक्वल्स टू 3y, r - 3y इक्वल टू 0, राइट? सो r इक्वल्स टू 3y। सो पहला आंसर आ गया हमारी y की वैल्यू, y इक्वल टू r/3। ओके, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए एक केस आया y इक्वल टू r/3, अदरवाइज r + y इक्वल टू 0, अर्थात y इक्वल टू -r। रिजेक्टेड क्यों? डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। यस और नो? तो y कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, सो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये दूसरा एक कारण और भी है कि h इक्वल टू कितना है? r + y है कि नहीं है? तो r और y की वैल्यू आपने -r निकाल ली, मतलब -r + r कैंसिल, मतलब हाइट 0। मजाक चल रहा है क्या? समझ गए ना? अब 0 हाइट का कोण तो पॉसिबल होगा ही नहीं। क्लियर? तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? r/3। क्लियर आ गई? अब इस पॉइंट पर चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि अभी हमें ये पता चला है कि ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमको देखना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर 3 एट y इक्वल्स टू r/3। ओके, देखिए जो डबल डेरिवेटिव आपने निकाला है v डबल डैश y एट r इक्वल टू π/3 पे, सॉरी r/3 पे, y इक्वल टू r/3 पे -π/3, बोलिए क्लियर है? और यहाँ पे एक वैल्यू पुट करनी है 2r + 6y, यानी कि 2 × r + 6 × r/3। क्लियर बेटा? बोलिए यस कि नो? 2r + 6 × r/3। तो देखिए 3 से कट जाएगा कितने बार? 2 बार। 2r + 2r, मतलब ऑल टोटल आंसर इसका क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यस और नो? और y की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या पुट कर दी है? एट y इक्वल्स टू r/3, राइट? हाँ, सो v ऑफ r/3 दैट्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव। और आपको पता है कि जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या होता है? ये वाला अंदर जो पॉइंट रखा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, सो y इक्वल टू r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब आपको वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मिलेगी। ओके, सो vy हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट y इक्वल्स टू r/3। मतलब जो आपका vy है बेटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको कब? y इक्वल्स टू r/3 पे। ठीक ना? y इक्वल्स टू r/3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। डन? चलिए, तो अब हमको मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी, बट अब हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि इसका वॉल्यूम ये होगा, जो क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूफ करो कि इसका वॉल्यूम इतना है। चलिए तो वॉल्यूम निकालते हैं। सो नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल्स टू, नाउ वी मैक्स, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू, देखिए 4/3, नो 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 नो, 1/3 πr² h, वी मैक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, ठीक है, r²h। तो रेडियस कितनी थी बेटा? x², और हाइट अपने पास कितनी है? h। ओके, जिसकी वैल्यू हमने सब कुछ पुट कर रखी थी 1/3, x² की वैल्यू कितनी आई थी? r² - y², और h की वैल्यू आई थी r + h, यही थी ना? r + y, सॉरी, h इक्वल्स टू r + y। क्लियर? हाँ,
अब ये सब हमको वॉल्यूम मैक्सिमम किस किस पर मिला है? एट r/3 पर, है ना? तो जहां जहां y है वहां वहां हमको क्या पुट करना चाहिए? r/3, क्योंकि मैक्सिमम पर सवाल चल रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एट एट r/3 तभी तो v मैक्स मिलेगा। यस, तो पुट कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो y का स्क्वायर मतलब r/3 का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये r² अपॉन 9 बना बच्चों, और r प्लस अगेन r/3। क्लियर है बच्चों? बहुत शानदार। चलिए देखिए, पाई/3 यहाँ पे जाएगा ये 9r² माइनस r² इक्वल टू 8r² अपॉन 9। आया समझ में? और यहाँ पे हो जाएगा 4r/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलो सजा लो भाई। 4/3 ये उठाया, ये उठाया, 4/3 एक पाई उठा लिया, पाई। क्लियर? और एक आर, दो आर यहाँ से, एक आर यहाँ से, पाई r³ क्लियर कि नॉट क्लियर? 4/3 पाई r³ ये सब तो उठा लिया, जो बच गया है वो रख दो। तो 8 बच गया है यहाँ से। क्लियर? 8 बच गया है, 3 और 9 और 3 यानी कि 27। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब 8/27 को आप आगे लिख दो, 8/27। तो क्या इसके बाजू में 4/3 पाई r³ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या ये 8/27 और ब्रैकेट में क्या ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है कि नहीं है? तो यही तो प्रूफ करना था। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यही प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोन जो आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। डन। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अ 5 मीटर लैडर इज लेन्ड अगेंस्ट अ वॉल। चलो भाई साहब, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन। तो एक 5 मीटर की लैडर है, वो एक वॉल के अगेंस्ट में टिकी हुई है। तो ये दीवार है हमारी, और ये जमीन है, और ये भाई साहब ये लैडर है। ओके, लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल्स टू 5 मीटर, मतलब ये जो लेंथ दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, चलिए बच्चों, अभी ये देखिए, इसको एक्स एक्सेस मान लीजिए और इसको वाई एक्सेस मान लीजिए। हाँ, मतलब, और ये जो डिस्टेंस है, किसी भी रैंडम टाइम में इसके डिस्टेंस को आप मान लो एक्स। ओके, तो लिखेंगे, लेट अलोंग द ग्राउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लेडर इक्वल्स टू एक्स, एंड ऑन द वॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू वाई। मतलब कि ग्राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो एक्स है, और जो वॉल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या है? वाई है। थोड़ा सा लिखने का तरीका, ठीक ना? यस, ये देखिए, लेट द वाई बी द हाइट ऑफ द वॉल ऑन विच द लेडर टचेस, ऑल्सो लेट द फुट ऑफ द लेडर एक्स मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो भी मैंने कहा, इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में कह दिया कि भाई अगर जो हाइट है मान लीजिए वो वाई है, और यहाँ पे जमीन में जो टच कर रही है वो डिस्टेंस क्या है? एक्स है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, तो डायग्राम में हमने बता ही दिया, ये वाले डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया है, और ये वाले डिस्टेंस को हमने वाई मान लिया है। ओके, सो ओ ए बी, बाय डायग्राम, ये बाय फिगर, कंडीशन क्या बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू लेडर की लेंथ 5 का स्क्वायर 25। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बच्चों ये फ्यूचर में हमको इक्वेशन बनाने में मदद करेगा, फंक्शन निकालने में। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। A 5 meter long ladder is leaned up against a wall at a rate of 2 centimeter per second. Ladders क्या खा सक रहा है भैया? Ladders bottom is drawn away from the wall. अच्छा, bottom मतलब जमीन में। ओके, सो देखो ये जो बॉटम है बेटा, ये घिसट रहा है इसका। चलो इसको घिसटाएं। ओके, ये देखो, ये जो बॉटम है ये धीरे धीरे घिसट रहा है, मतलब लैडर जो है इस तरीके से थोड़ी देर में आ जाएगी यहाँ। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ी देर में लैडर ऐसे घिसट करके आ जाएगी। तो बॉटम जो है घिसट रहा है, तो बॉटम के घिसटने से क्या बढ़ रहा है बच्चों? एक्स बढ़ रहा है। तो दिया है, मतलब कि गिवन है, व्हाट dx/dt, बॉटम के बढ़ने का रेट। भाई साहब बॉटम किस रेट से बढ़ रहा है? देखिए, बॉटम जो है
ड्रॉन अवे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, तो ये दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आधी कैलकुलेशन मीटर में है, आधी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है, इसलिए बदलना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, लेंथ ये क्या थी, 25 मीटर में थी। क्लियर ना? और ये क्या है अपने पास में, सेंटीमीटर में है, तो इसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना? तो क्या आ जाएगा, 2/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया dx/dt। अब आगे क्या कहा जा रहा है? हाँ, bottom is drawn away from the wall. How quickly does the height of the wall drop on the ladder when the ladder's foot is 4 सेंटीमीटर away from the wall? कह रहा है कि बताइए कि यदि अगर लैडर का जो फुट है वो वॉल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताइए कि उस समय 4 सेंटीमीटर की दूरी होने पर जो लैडर का टॉप वाला हिस्सा है ना, जो हाइट है, वो किस रेट से डिक्रीज करेगी। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द फॉलिंग लैडर व्हेन बॉटम इज ड्रॉन अवे एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि उस समय स्पीड भी फाइंड करो अगर बॉटम जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से भाग रहा है। मतलब बेटा dx/dt आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको बोला गया है dy/dt निकालो, है ना? कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फॉलिंग लैडर, मतलब लैडर फॉल कर रही, मतलब आपको y नीचे की ओर आ रहा होगा, तो आपको dy/dt भी निकालना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो dx/dt आपको दे दिया गया है, और जिस समय आपका x घिसटते घिसटते 4 सेंटीमीटर है, फाइंड करना है व्हाट, को फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है आपको। सबसे पहले ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द फॉलिंग लेटर, तो है ही है। क्विक, हाउ क्विकली डज द हाइट ऑन द वॉल, मतलब आपको dy/dt निकालना है एट x = 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? dy/dt एट x = 4, तो dy/dt आपको निकालनी है एट x जब पहुंचा है कितने पे, 4 सेंटीमीटर पे। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास में इक्वेशन है, बाय इक्वेशन नंबर 1, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट x² प्लस y² = 25। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dt x² प्लस y² = dy/dt of 25, जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो x² का कितना हो जाएगा, 2x, बट वेरिएबल चेंज है तो आएगा यहाँ पे dx/dt। क्लियर? प्लस 2y, और यहाँ पे आएगा dy/dt = 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए ये हो गया। नाउ dy/dt हमको निकालना है, तो 2y dy/dt इज इक्वल्स टू माइनस का 2x dx/dt। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। सो dy/dt इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y dx/dt। क्लियर है बेटा? अब ये आ गया आपके पास में dx/dt माइनस x अपॉन वाई, सो dy/dt इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो dx/dt आपको दिया गया है वो ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसकी जगह आप 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रख दो। रख दिया बेटा? अब x और y की वैल्यू आपको पुट करना है, तो माइनस ऑफ x, देखिए ध्यान से, x आपका बोला गया है जिस समय x आपका 4 सेंटीमीटर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है? अब जिस समय आपका x 4 सेंटीमीटर होगा, उस समय y आपका क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जिस समय x आपका 4 सेंटीमीटर है, उस समय आपका y आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना? हम्म ये देखिए, सो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है बेटा, यूनिट की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इन लोगों ने कर दिया है जो, भाई हमने भी यही निकाला, dy/dt इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन √25 - x²। एक्चुअली y जो हो जाएगा
25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देख लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है। सो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो y इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने y की वैल्यू अभी जो नहीं पुट करी है यहाँ पे, माइनस एक्स अपॉन वाई, तो y की जगह आएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि 25 मीटर में है। 25 किस में है? मीटर में है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लेंथ जो दी रखी है लैडर की, वो मीटर स्क्वायर मीटर में दी गई है। देखिए लेंथ ऑफ अगेंस्ट 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कर रहे हो कि भाई इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो यूनिट बनेगी ये मीटर स्क्वायर की बनेगी, और आप इसमें से सेंटीमीटर माइनस कर रहे हो। देखो जरा ध्यान से, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पुट कर रहे हो, तो ये तो अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि भैया एक क्वांटिटी आपकी मीटर है, और मीटर से आप सेंटीमीटर से कैसे माइनस कर सकते हो, है ना। तो या तो सब कुछ मीटर होगा, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में इनको मीटर देना चाहिए। यहाँ पे ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर में तो बात ही बिगड़ जाएगी, है ना। हम्म, है ना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि भाई आप जो है यूनिट आपकी dx बाई dt जो है, आप इससे इसको कैसे माइनस कर सकते हो, ये तो मीटर में दिया था। क्लियर। चलिए खैर, तो फिर भी हम, यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो सिंस y इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। तो एट x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो y इज इक्वल्स टू, अच्छा, ठीक है ठीक है, y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ठीक ना। सो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना, अंडर रूट 9। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्या बेटा? देखिए मैं इनके हिसाब से कर रहा हूँ बच्चों, ये गलत है ये जो, बट फिर भी जैसा इन्होंने किया है, हाँ 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 8/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? और 8/3 क्योंकि 4 सेंटीमीटर में था, तो ये बनेगी रेंज 44/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। बट ये 100% गलत है बच्चों, क्योंकि ये देखिए ये जो वाली लेंथ है ये 25 मीटर स्क्वायर में होगी, और मीटर, क्योंकि जब आप 25 मीटर स्क्वायर में ले रहे हो, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ही माइनस होगा, कभी सेंटीमीटर कभी माइनस नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ dy/dt इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -4 अपॉन वाई, सो -4/3 अंडर, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। सो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं -8/3 आ रहा है क्या। यस, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक्चुअली इस क्वेश्चन में है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर इन लोगों ने लेंथ दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर अपने लेंथ दे रखी है। क्लियर है। अब अगर आप इस लेंथ को मीटर में ले रहे हो, एक्स को मीटर में भी लोगे और वाई आपका मीटर में लोगे, तब आपकी ये लेंथ जो हाइपोटेनस बनेगा 5 मीटर आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो एक्स भी आपका मीटर में होगा एक्चुअली यहाँ पे। अब इन लोगों ने जो एक्स का रेट दिया है दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका एक तरीका या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, ठीक है ना, तब सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है वहाँ पे हमको मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन x, वाई, y की वैल्यू 0 से लेकर के x स्क्वायर, ओहो हो बड़े प्यारे प्यारे कर दे रखे हैं भाई।
तीनों कर्व हमको लिखने पड़ेंगे, फिर बनाना पड़ेगा। तो पहले रफ रफ स्केच बनाना है। पिछला क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सबसे पहले मैं तीनों कर्व लिख लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों याद रखना कि मैथ्स में कभी भी अगर लेस देन वाला पार्ट है मतलब अंदर का एरिया, नीचे का, और 0 बड़ा वाला पार्ट मतलब ऊपर का एरिया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू x और 0 से बड़ा। सेकंड दिया गया है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू x। क्लियर बेटा? एंड x इज बिटवीन 0 to 2। ओके, x इज बिटवीन 0 to 2। क्लियर? तो यहाँ पर अब आइए इस ग्राफ को हम बनाते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए आप देखिए कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इस ग्राफ में क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर से ये आपका रफ वाला काम है ना, जो आपको देखना है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या छिपा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर छिपा हुआ है। फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या छिपा हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ किसका होता था बेटा, पैराबोला का। ये ग्राफ होता था। अब कह रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और एक्स स्क्वायर से छोटी है। मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी है। देखो y इज ग्रेटर देन 0। भैया y 0 से बड़ा कहाँ होगा, यहाँ पूरे में y 0 से बड़ा होगा। बोलो हाँ। ये y 0 से बड़ा मतलब ऊपर की तरफ, और एक्स स्क्वायर से छोटा। तो बेटा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर से छोटा मतलब कि नीचे का एरिया, मतलब ये सारा का सारा एरिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो पहला ग्राफ आपका y इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। ये देखिए इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप पॉइंट पॉइंट लेके बना सकते हैं, है ना, बट मुझे याद है। तो ये पहला ग्राफ बन गया कितना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये पैराबोला है। क्लियर बेटा? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है। सेकंड कह रहा है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहा है, एक्स स्क्वायर से नीचे मतलब आपको जो एरिया चाहिए है बेटा एक्चुअली वो ये वाला एरिया चाहिए है, शॉर्ट शेडेड एरिया। ठीक है ना, डाउनवर्ड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कि इस तरीके का एरिया। सेकंड देखिए y इज लेस देन और इक्वल टू x। तो बेटा इसमें क्या क्या बैठा हुआ है, y इज लेस देन और इक्वल टू x में। सबसे पहले इसमें बैठी हुई लाइन इक्वलिटी बना के देखो, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x, आप जानते हैं y इक्वल टू x क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं होती? हाँ, तो y इक्वल टू x के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये बन गई दूसरी लाइन y इक्वल टू x। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब लेस देन x है मतलब नीचे का एरिया, मतलब भाई साहब ये वाला एरिया। ओके, ये नीचे वाला डाउनवर्ड एरिया अपन को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये डाउनवर्ड एरिया अपन को चाहिए। अब कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये इसमें क्या छुपा हुआ है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 में सबसे पहले x इक्वल टू 2, एक लाइन जो कि x इक्वल टू 2 से जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो एक लाइन जो x इक्वल टू 2 से जाएगी, तो x इक्वल टू 2 से जाने के पहले ये वाला पॉइंट फाइंड कर लो, कहीं पता चले इसी से ना निकल जाए। समझ गए ना? तो कैसे ये पॉइंट फाइंड करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y इक्वल टू एक्स है। ठीक है ना, एक पैराबोला है, एक लाइन है, देखते हैं दोनों कहाँ पे बैठते हैं। तो इसका y एक्स स्क्वायर के इक्वल, इसका स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। हो गया, दोनों जहाँ पे लड़ गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक एक्स इक्वल टू 0 और एक एक्स इक्वल टू 1। मतलब इन लोगों ने कहा हम दो जगह लड़ेंगे, एक पहली जगह x बराबर 0 तो y भी 0 आएगा। ये देख लीजिए ये वाला पॉइंट, यस और नो। फर्स्ट पॉइंट ये है इनके लड़ने का। दूसरा ये जो पॉइंट है बेटा, ये x इक्वल टू 2 है। समझ में आया? x इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों भिड़ रहे हैं, ये
2 to 4, 2,4 हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है। जहां पे ये दोनों भिड़ रहे हैं, ये अ, ये पॉइंट हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स, सॉरी, 2 2 2,4 नहीं, 2,2। क्या आएगा बेटा? 2,2। इसलिए आएगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू 1 आई है यहाँ पे, है ना? तो 1 का स्क्वायर तो इस तरीके से 1 आना चाहिए, और y इक्वल टू एक्स, हाँ, तो 2,1, राइट। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो 0 पर तो देख लिया आपने, और दूसरा x इक्वल टू 1, मतलब ये पॉइंट x की जगह 1 है, तो y की जगह भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि y इक्वल टू x है तो y भी 1 आएगा। ठीक है ना? यस, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों 1,1। अब हमारे पास एक लाइन है x इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2, तो भाई ये तो यहाँ से जाएगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पता चल चुका है कि ये 1 है, तो 2 वाली लाइन तो और आगे से जाएगी। बताइए जाएगी कि नहीं जाएगी? तो 2 वाली लाइन मैं यहाँ से भेज देता हूँ। दिस इज द लाइन x इक्वल टू 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कह रहा है x इक्वल टू 2 से पीछे की तरफ, मतलब बैक साइड। अब आपको कह रहा है कि ऐसा एरिया बताओ जो सब कुछ जिसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। ठीक है बेटा? अब यदि आप फर्स्ट वाले को देखें, तो आप ध्यान से इस येलो वाले को पकड़िए। फर्स्ट वाला कह रहा है, सॉरी, ग्रे वाला एरिया। फर्स्ट वाला कह रहा है पैराबोला से नीचे का एरिया, राइट? फर्स्ट वाला कह रहा है पैराबोला से नीचे वाला एरिया। सेकंड वाला कह रहा है कि आपको ये जो लाइन के नीचे का एरिया, तो लाइन के नीचे का एरिया बेटा ये हो रहा है कवर, हो रहा है कवर। ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। क्लियर? थर्ड वाला कह रहा है कि x इक्वल टू 2 के अंदर का एरिया, तो थर्ड वाला एरिया ये लाइन x इक्वल टू 2 है, और इसके पीछे साइड का एरिया यदि मैं इस कलर से बनाऊं, तो देखिए इसके पीछे का एरिया हमारे पास में ये आ जाएगा। आया समझ में? अब ओवरलैप रीजन क्या बनेगा? ओवरलैप रीजन वो बनेगा जो तीनों के तीनों शेड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं ओवरलैप रीजन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से जाइए। क्लियर? देखिए यहां से ये पैराबोला कवर करेगा, मतलब सबसे यहाँ पे पैराबोला यहाँ तक जाएगा और लाइन तक आएगा, देन इसके बाद यहाँ तक का रीजन। ये ओवरलैपिंग रीजन दिखा तीनों का? इसमें तीनों लोग खेल रहे हैं, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये एरिया एक्चुअली आपको चाहिए, क्योंकि जिसमें तीनों लोग खेल रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, बट थोड़ा सा चेंजेस भी आए हैं। फिर इसके बाद ये थोड़ी सी लाइन भी है। हमारे डायग्राम में देख लीजिए, एक्चुअली ये रीजन भी तो अंदर है, ये भी तो अंदर है। ये सोनू, देखिए यहाँ पे ग्रीन भी है, येलो भी है और ब्लू भी है ना? येलो ग्रे ब्लू। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कुल मिला करके ये रीजन जो आपको दिख रहा है, एक बार अच्छे से फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्राइट कलर से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पैराबोला ने शेड किया। देखिए इस पैराबोला के अंदर ग्रे रीजन भी है और लाइन का येलो रीजन भी है। देन इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको टोटल एरिया देना है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ क्लियर बच्चों? यस, तो आपको टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक देना है यदि इस डायग्राम में देखा जाए अच्छे से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका, पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये पूरा रफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कॉमन एरिया जो है तीनों का पैराबोला ने शेड किया है, राइट? ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला ने शेड किया, एरिया करा है कि नहीं करा? देन इसके बाद लाइन ने शेड किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ तक जो है, इधर तक कौन शेड करेगा? पैराबोला शेड करेगा। यहाँ तक पैराबोला शेड करेगा, मतलब 0 से लेकर के 1 तक, ये 1 है एक्चुअली, 1 तक किसका वाई यूज करेंगे? पैराबोला का। और 1 से लेके 2 तक किसका वाई यूज करेंगे? लाइन का। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन टोटल एरिया क्या बन जाएगा? 0 to 1 पैराबोला वाई का,
ओके, 0 to 1 y ऑफ पैराबोला विद इन द लिमिट dx प्लस 1 से लेके 2 तक y किसका, लाइन का dx। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस यही इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा। चलिए सेफ्टी के लिए एक बार देख लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। यस, देखते हैं। बिल्कुल सही। देखिए 0 से लेके 1 तक पैराबोला का y यूज हुआ है, और फिर 1 से लेके 2 तक लाइन का y। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो 0 से लेकर के 1 तक पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 0 to 1, एंड देन ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डी एक्स 1 से लेके 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, 1/3 बाहर हो गया, और x³ पर लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके 2, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x²/2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, और x² पर लिमिट लगा दीजिए 1 से लेके 2। क्लियर बच्चों? सो 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 0 का क्यूब 0, प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। बच्चों ये हो गया है 8/3, और 4 में से एक गए, 3/2। क्लियर? 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। ठीक है, और ये हो गया 16 प्लस 9। ओके, आंसर 25/6 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं 25/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ गलती कर दी। 0 to 1, तो 1/3 हमने 2 कर दिया क्या? ओहो हो, 0 to 1 थी लिमिट। सो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3। ओके, सो अब क्या हो जाएगा बताइए? ये 2 हो जाएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा, 11/6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? दैट इज योर आंसर, डन।